हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद भांगचन में। तो मैं आप सभी के साथ रिवेंज विद लव एंड जेलिसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मतलब कि हम लोग फ्लैशबैक में थे और हमने देखा था कि विंग लेंसचन को कॉल करता है और उनसे मतलब कि थैंक यू बोलता है इस शादी के बारे में। तो फिर लेंसचन उससे बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता था कि तुमने इसी वजह से मुझे कॉल किया है। और मतलब कि मैंने अपनी फैमिली से बात करी और वो लोग इस शादी के लिए एग्री हो गए। और मतलब कि लैनवान जी के फेस पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, वो भी शायद तुम मतलब कि शादी करने में इंटरेस्टेड है। तो फिर विंग बोलता है क्या क्या वो सच में मुझसे शादी करना चाहता है, क्या उसे भी मुझसे प्यार है, वो ऐसा खुश होकर बोलता है। तो फिर लेंसचन बोलता है कि वो तो मुझे पता नहीं, पर हाँ वो दुखी नहीं है, वो सैड नहीं है इस बात से, तुम्हारा और उसके रिश्ते होने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर विंग इसी बात से बहुत खुश हो जाता है कि लैनवान जी उसके साथ शादी करना चाहता है। तो फिर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसे हर चीज़ बताने लगता है कि वो शादी में क्या क्या करना चाहता है। और लेंसचन उसकी हर बात सुन रहे होते हैं बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह, और वो हर चीज़ के लिए विंग को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और फिर विंग उनका मतलब कि कॉल रख देता है, काट देता है। फिर विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो सोच रहा होता है कि वो शादी में क्या क्या करेगा। उसने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी होती है। फिर विंग अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और सब लोगों को ये बात पता चल जाती है कि विंग और लैनवान जी की शादी की बारे में मतलब कि तय हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ से हाँ बोल हो चुकी थी और उनकी शादी की मतलब कि डेट भी निकाल दी गई थी। और शादी की डेट 2 साल बाद की निकली थी और 3 हफ्ते बाद की उनकी इंगेजमेंट की डेट निकली थी। और सब लोग इस बात से बहुत एक्साइटेड थे कि उनकी इंगेजमेंट होने वाली और उसके 2 साल बाद वो लोग जब भी चाहे शादी कर सकते हैं। फिर जैसे सॉन्गलेन और सिंचन की होने वाली थी, और सिंचन और विंग बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे, क्योंकि उन लोगों ने तय किया था कि वो दोनों सेम ही डेट पे शादी करेंगे और वो लोग इस बात को लेके बहुत खुश थे। और बाकी सब भी उनकी मतलब कि खुशी को देख रहे थे। और ऐसे ही उनकी मतलब कि इंगेजमेंट की तैयारी होने लगती है। वो लोग काफ़ी जगह शॉपिंग पे जाते हैं, घूमने जाते हैं। और विंग भी लानवान जी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था और लानवान जी भी विंग को मतलब कि अपने पेरेंट्स के कहने पे उसके साथ घूमने जाता था, डेट्स पे जाता था। और वो भी विंग को अपना टाइम दे रहा था। हाँ, किसी को ये बात मतलब कि ऑब्जर्व कोई नहीं कर पा रहा था कि लानवान जी इस बात से खुश है या नहीं। पर हाँ, सब लोग ये देख रहे थे कि लानवान जी को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। विंग को जो भी करना है लानवान जी उसमें उसकी हेल्प करा रहा है। विंग को जहाँ भी जाना है, घुमाने जाना है, फिर किसी भी शॉपिंग पे लानवान जी इसके साथ जा रहा है, वो मना नहीं कर रहा है। तो सब लोग इस बात को लेकर खुश थे कि हाँ, अब इन दोनों की शादी होने वाली है। तो और जेंस और लेंस का रिश्ता अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस बात को लेके सब लोग बहुत खुश थे। बस एक ही पर्सन था जो हद से ज़्यादा गुस्से में था, और वो सोच रहा था कि विंग बस कुछ दिन और रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें इन सब की नज़र में इतना गिराऊंगी कि तुम दोबारा कभी उठने के लायक नहीं रहोगे। और ये लानवान जी जो तुम्हारे साथ मतलब कि घूम रहा है, फिर रहा है, तुम्हारी हर बात मान रहा है ना, यही तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। देखना, यहाँ मुझे तो कोई पर्सन जो इस वक्त तुमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ये सभी पर्सन तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारी ओर देखना तक पसंद नहीं करेंगे। तुम चिल्लाते रह जाओगे, विनती करते रह जाओगे, मगर इनमें से कोई भी पर्सन तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। वो ऐसा ऐसा बोल के अपनी मुट्ठी कसरी होती है और वो म्या होती है। फिर म्या एक पर्सन को कॉल करती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे कितने वक्त से बोल रही हूँ, तुम इतना सा छोटा काम नहीं कर पा रहे मेरे लिए। तो फिर वो पर्सन उससे कुछ बोलता है। फिर म्या उससे बोलती है कि ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो, मैं ये सब और हैंडल नहीं कर सकती। और फिर ऐसा बोल के फ़ोन काट देती है। अब ऐसे ही दिन बीते होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अब ऐसे ही इंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है और विंग और लानवान जी की इंगेजमेंट होती है। सब लोग विंग और लानवान जी को देख रहे होते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, उनकी हैप्पी लाइफ के लिए विश करते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और लानवान जी और विंग भी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। और पर उन दोनों के फेस को देख के उनके अंदर के एक्साइटमेंट का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। पर लेंसचन उन दोनों की ओर देख रहे होते हैं और स्माइल करते हैं, क्योंकि वो उन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो विविशान को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और लैनवान जी को भी। लैनवान जी उनका खुद का भाई है और विविशान वो पर्सन जिसे इस कुछ वक्त में लेंसचन बहुत अच्छे से जान चुके हैं। वो जानते हैं कि ये दोनों ही बहुत खुश है, क्योंकि वो जानते हैं कि विंग कितना मतलब कि विंग प्यार करता है लानवान जी को, और वो बहुत ज़्यादा खुश है, बस दिखा नहीं रहा है।
ये बात सोच के वो स्माइल कर रहे होते हैं और वो भी ताली बजा रहे होते हैं उनके लिए। फिर ऐसे ही वो मतलब कि इंगेजमेंट की दिन भी बीत जाता है, उनकी पार्टी भी हो जाती है। फिर अब ऐसे ही हर कोई नॉर्मल अपनी लाइफ में आ चुका होता है और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन एक जगह का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे लैंसी चैन और सॉन्गलेन और मिस्टर नी मिंजू होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिर मतलब कि नैन्सी चैन निमिंजू की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि आप समझ गए ना, आपको क्या करना है। फिर निमिंजू बोलते हैं कि ठीक है, पर ये बहुत रिस्की है, बस आप दोनों वहाँ पे जाएंगे। तो फिर बोलता है कि हाँ, हम और हमारे कुछ बॉडीगार्ड्स, और इस बारे में और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हमने लानवान जी को बता दिया, पर लानवान जी को हम अपने साथ लेके नहीं जा सकते, अब जानते हैं। फिर बोलता है कि ठीक है। फिर अब ऐसे ही मतलब कि उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि वो 2 दिन बाद निकलेंगे। फिर अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और सॉन्गलैन और लैंसी चैन अपने एक मिशन पे निकल जाते हैं, क्योंकि वो माफियाज थे तो उन्हें काफ़ी मतलब कि ऐसे जाना पड़ता था मिशन पे और या फिर फाइट करने के लिए। तो फिर वो ऐसे वहाँ निकल जाते हैं। और पर इस मिशन के बारे में कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ उन लोगों के जो मतलब जो इस मिशन में थे, जैसे कि सॉन्गलैन, निमिंजू, लैंसी चैन और लानवान जी के अलावा किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत जाते हैं। उन लोगों को मिशन पे गए हुए पूरे 1 दिन बीत जाता है, मगर वहाँ से कोई भी न्यूज़ नहीं आती। अब सब लोग अपने मतलब घर पे बैठे हुए होते हैं और जैनचन बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा होता है कि लैंसी चैन सुबह से घर निकले हैं पर अभी तक वो आए नहीं। अब तो बहुत लेट हो गया है। वो हमेशा 10 बजे तक तो आ जाते हैं, मगर आज तो 11 बज गए हैं और वो नहीं आए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है और घर पे हर कोई होता है, मतलब कि सिंचन और लैनकुरन और लानवान जी ये सब टेंशन ले रहे होते हैं। सिंचन भी, क्योंकि सॉन्गलैन भी लैंसी चैन के साथ गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है और उन दोनों को लानवान जी और लैनकुरन संभाल नहीं पा रहे होते। फिर मतलब कि वहाँ पे जिन फैमिली भी होती है, तो जिन फैमिली भी उन लोगों को संभालने की कोशिश कर रही होती है, पर कोई भी उन लोगों को संभाल नहीं पा रहा होता है। अब लानवान जी उन लोगों से बोलता है कि हम लोग जाते हैं, पता करके आते हैं। फिर लानवान जी जैनचन के कंधों पे हाथ रख के बोलता है कि वो लैंसी चैन को और सॉन्गलैन को लेके आएगा। और फिर वो सिंचन से भी यही बोलता है कि वो डोंट फिक्र मन ना करें, वो उसके अल्फ़ा को लेके आएगा। फिर वो मतलब लानवान जी, जिनजुशियान और मैंग्याओ वहाँ से निकल जाते हैं चेक करने के लिए लैंसी चैन और सॉन्गलैन को। फिर और वो निमिंजू की भी हेल्प कर लेते हैं, क्योंकि निमिंजू को इस प्लान के बारे में सब कुछ पता था। अब ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। वो तीनों मतलब वो चारों रात में निकले थे और अब दिन हो चुका था। कल किसी को इस बारे में पता नहीं चलता, मगर जैसे ही सुबह होती है ये बात जियांस और नीस तक पहुँच जाती है। फिर मतलब कि विवुशियान और न्यूसेन ये सब लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और मतलब कि जैन फैमिली और यूजियान भी वहाँ पे आ जाती है कि वो जियांचन और सिंचन इन सबको संभालने के लिए वहाँ पे आए थे। फिर मतलब कि मैडम लैन और मिस्टर लैन भी उन लोगों को संभाल रहे होते हैं, मगर मैडम लैन खुद बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि लैंसी चैन को मतलब कि लैंसी चैन उनका बेटा है और वो काफ़ी वक्त से गायब है, तो इस वजह से वो भी खुद परेशान होती है। फिर जब विवुशियान और न्यूसेन ये सब वहाँ पे आते हैं, तो फिर विवुशियान जैनचन और सिंचन दोनों को संभाल रहा होता है कि वो दोनों से बहुत प्यार करता है, वो दोनों ही उसके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो उन दोनों को संभाल रहा होता है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा टेंस ले रहा होता है कि लैंसी चैन को क्या हो गया, वो कहाँ पे है, क्यों नहीं आ रहे। और वो भी उन्हें कई बार कॉल मिलाने की कोशिश करता है, मगर उनका फ़ोन नहीं लगता। और विंग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है वो खुद भी, क्योंकि लैंसी चैन से उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानता है और सॉन्गलैन भी उसके लिए उसके भाई जैसा है। वो जानता है कि सॉन्गलैन सिंचन से कितना प्यार करता है और सिंचन भी सॉन्गलैन से कितना प्यार करता है। फिर अब ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत जाता है। लगभग 10 बजे, सुबह 10 बजे लानवान जी, जिनजुशियान और इन मतलब कि लानवान जी का कॉल आता है इन सब लोगों को और इन्हें बताया जाता है कि वो लोग हॉस्पिटल में हैं। फिर मतलब पूरी फैमिली हॉस्पिटल में जाने के लिए बोल रही होती है। फिर मगर न्यूसेन उन लोगों को बोलता है कि हम सभी नहीं जा सकते। फिर वो लोग जैनचन को मना करते हैं जाने के लिए, मगर जैनचन फोर्स करता है कि नहीं मैं जाऊँगा और सिंचन भी बोल रहा है कि मैं भी जाऊँगा। तो फिर वो लोग उन्हें रोक नहीं पाते और वो लोग भी उनके साथ हॉस्पिटल में जाते हैं।
तो जब वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन लोगों को एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है और उसको सुन के सिंचन वहीं पे फ्लैट हो जाता है, मतलब कि बेहोश हो जाता है। फिर सब लोग सिंचन को संभालते हैं और उसे एक हॉस्पिटल रूम में एडमिट कर दिया जाता है। सिंचन को मतलब कि वहाँ पे जब वो सभी आए थे तब उन लोगों को पता चला था कि सॉन्गलैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर सब ये इस बात को सुन के वहाँ पे हर कोई सैड हो गया था, क्योंकि सॉन्गलैन भले ही उन लोगों का फैमिली मेम्बर नहीं था, मगर हर किसी से उसकी मतलब ये अच्छी दोस्ती थी, अच्छी रिश्ता था। तो सब लोग इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि सैड भी फील कर रहे होते हैं। और विभूषण और ये सब भी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि सॉन्गलैन भी उनके लिए एक बड़े भाई जैसा था। नियोसन और विंग को वो एक भाई जैसा प्यार करता था। तो इस वजह से वो सभी बहुत सैड होते हैं और विंग सिंचन को संभालता है, उसके साथ रहता है। फिर जब जैनचन पूछता है कि सिंचन कहाँ पे, तो फिर लालमान जी में भी बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। वो कुछ भी मतलब कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता है, पर उसको देख के साथ पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा टेंस है और एक आईसीयू के सामने वो बैठा हुआ होता है। तो फिर वहीं पे नीमिंजू आते हैं और उनसे बोलते हैं कि सिंचन आईसीयू में एडमिट है और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये बात सुन के जैनचन बहुत अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाता और वहीं पे गिर जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर नियोसन और विंग वहाँ पे आते हैं और उसे संभालते हैं और मतलब कि मैडम यू भी उसे संभालती है, उसे शांत रहने के लिए बोलती है। लाल ये सब वहीं पे देख रहे होते हैं सब चीज़ों को, और वो सभी वहाँ पे हर पर्सन सैड था। जियांस हर कोई सैड था और वो लोग वहीं पे वेट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर बाहर आए और बताए कि सिंचन कैसे हैं। वहाँ पे उन्हें वेट करते हुए काफ़ी वक्त बीत जाता है, लगभग 2-2.5 घंटे हो जाते हैं, मगर डॉक्टर बाहर नहीं आ रहे होते। तो मतलब कि जैनचन खड़ा होता है और वो खड़ा होके आईसीयू के बाहर के डोर से देख रहा होता है अंदर की साइड। तो वो देखता है कि कैसे सिंचन मतलब कि सिंचन बेड पे पड़े हुए हैं, उनके आसपास काफ़ी सारी मशीन लगी हुई है और उन्हें डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं। और वो मतलब कि वो देख रहे हैं कि सिंचन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और वो बिल्कुल बेजान पड़े हुए हैं। उन्हें इस कंडीशन में देख के जैनचन बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है कि अभी तो उनकी लाइफ शुरू हुई थी और कहाँ पे किस कंडीशन में आके वो आज खड़े हैं, वो ये देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में, लगभग 1 घंटे बाद में, वो डोर ओपन होता है और वहाँ से एक डॉक्टर बाहर आता है और वो उन सबको बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। सब लोग ये सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं, पर फिर सब लोग डॉक्टर की ओर देखते हैं और फिर सब लोग बोलते हैं कि क्या हुआ। फिर लालमान जी आगे आता है और डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि क्या हुआ, मेरे भाई को क्या हुआ, पर क्या। फिर डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर लैन प्लीज़ आप आपको संभालिए, हम जो बताने वाले हैं अब आप बहुत शौक होंगे, पर प्लीज़ आपको अपने आप को संभालना है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर है। फिर वो उन सबको बताता है कि सिंचन अब कोमा में चले गए हैं और उनके और कोमा से किसी पर्सन के बाहर आने के चांसेस लगभग बहुत कम होते हैं, लगभग ना के बराबर। फिर वो ऐसा बोल के उन सबसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। और जब ये बात जैनचन सुनता है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जैनचन को भी एडमिट किया जाता है और लालमान जी हद से ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो वहीं पे गिर जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब कि रोने लगता है। फर्स्ट टाइम किसी ने मतलब कि हर किसी ने लालमान जी को रोते हुए देखा था और लालमान जी बहुत ज़्यादा टूट चुका था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि लालमान जी सिंचन से हद से ज़्यादा प्यार करता है। वो उसके लिए ना सिर्फ उसका बड़ा भाई बल्कि उसके लिए उसके सेकंड पेरेंट्स की तरह है। सिंचन से ज़्यादा लालमान जी को कोई नहीं समझ सकता। और आज अपने बड़े भाई को इस कंडीशन में देख के लालमान जी बहुत ज़्यादा टूट चुका है। फिर अब मतलब कि जैनचन और सिंचन दोनों ही रूम में एडमिट होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में उन लोगों को होश आता है। लगभग 4-5 घंटे बाद उन लोगों को होश आता है। फिर सबसे पहले सिंचन को होश आता है और उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में है और वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर वो उस रूम से बाहर निकलता है और उसे जब होश आता है कि उसने लास्ट टाइम क्या सुना था कि उसके हस्बैंड, लेकिन उसके जिसे वो प्यार करता है, जिससे उसकी शादी होने वाली है, वो
अब नहीं है। वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसे याद आती है तो वो बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है। वो रो रहा होता है और वो बाहर निकलता है। फिर वो बाहर निकलता है, उन लोगों को देखता है। फिर वो मतलब कि लालमान जी के पास आता है और लालमान जी से बोलता है, गगा गगा मुझे 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 सॉन्गलैन को देखना है। वो कहाँ पे है? वो बहुत ज़्यादा रोते हुए बोलता है। फिर वांजी सिंचन को संभालता है। वो उसे मतलब कि हक करता है, उसे संभालता है और फिर वो सिंचन को और बाकी सबको एक जगह पे लेके जाता है। वो सॉन्गलैन की बॉडी के सामने सिंचन को लेके जाके खड़ा कर देता है। फिर जब सिंचन सॉन्गलैन की बॉडी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो सिंचन मतलब सॉन्गलैन के हाथ को पकड़ के उसे जगाने की कोशिश करता है। उसे बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, प्लीज़ मुझे छोड़ के जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा, प्लीज़ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अगर जाने था तुम मुझे अपने साथ लेके जाते, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था तुम्हें मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम क्यों गए? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, क्यों नहीं की तुमने मुझसे शादी? वो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और टूट चुका होता है। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग सिंचन को इस कंडीशन में देख रहे होते हैं और वो सभी बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं, रो रहे होते हैं, क्योंकि सिंचन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जब लालमान जी सोचता है कि सिंचन को जब अपने बड़े भाई के बारे में पता चलेगा तो तब सिंचन की क्या कंडीशन होगी। फिर सिंचन को लालमान जी किसी तरह शांत कराता है और फिर सिंचन को वो अपने उसके रूम में लेके आ जाता है। फिर सिंचन मतलब कि मना कर रहा था कि वो उसके अपने रूम में नहीं जाएगा, वो अपने मतलब कि सॉन्गलैन के साथ ही रहेगा, अपने प्यार के साथ ही रहेगा। बांजी बहुत कोशिश करता है कि वो उसे लेके जा पाए, पर सिंचन के आगे वो हार मान जाता है। फिर सिंचन वहीं पे होता है। फिर अब ऐसे ही 2 दिन बीत चुके होते हैं। अब इन 2 दिनों में सॉन्गलैन का अंतिम संस्कार मतलब कि लास्ट रिचुअल थी वो भी हो चुकी होती है। और सिंचन बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है और जैनचन भी हद से ज़्यादा टूटा होता है। और कि जब सिंचन को ये बात पता चली थी कि लैंसचन की क्या कंडीशन है तो वो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके मतलब कि उसके ब्रदर और उसके प्यार दोनों ही एक साथ उसे छोड़ के चला गया है। उसे ये फील होता है और वो बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है। वो बोलता है कि क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रदर मतलब कि ब्रदर तो उस मतलब जो जिस काम के लिए गए थे वो ये सब कैसे हुआ? फिर वो लालमान जी बोलता है कि लालमान जी सिंचन को गले लगाता है और उसे बोलता है कि मैं पता लगाऊंगा, मैं हर चीज़ के बारे में पता लगाऊंगा। फिर अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल हो रही होती है। अब ऐसे ही दो मतलब कि 1 हफ्ते बीत जाता है और उस 1 हफ्ते में लालमान जी और इन सबको एक बात पता चली गई थी कि मतलब कि लैंसचैन और सॉन्गलैन जिस मिशन के लिए गए थे उस मिशन के बारे में, उस जगह के बारे में, हर चीज़ के बारे में किसी ने पहले ही वैंस को इन्फॉर्म कर दिया था। वैंस जो लैंस के राइवल्स थे और उनके हर काम में टांग अड़ाते थे। और लेंस मतलब वैंस हमेशा ही गलत काम और इलीगल काम करते थे और लेंस हमेशा उन्हें रोकते थे। मगर इस बार वैंस को किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि लैंसचैन और सॉन्गलैन किसी मिशन के लिए बाहर गए हैं और उस जगह का और टाइम, हर चीज़ के बारे में किसी ने उन्हें बता दिया था। और इस वजह से वो लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और उन लोगों ने लैंसचैन और सॉन्गलैन की कंडीशन की, उनकी अकेले मतलब कि वो लोग ज़्यादा बॉडीगार्ड्स नहीं लेके गए थे तो इस चीज़ का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। उन लोगों ने सॉन्गलैन को वहीं पे जान से मार दिया और लैंसचैन को भी उन्होंने यही हालत कर दी थी। मगर उन्हें लगा था कि लैंसचैन मर गया है, पर उन्हें पता नहीं था कि लैंसचैन जिंदा है और वो लोग वहाँ से निकल गए थे। और जब लैनवान जी और बाकी सब लोग वहाँ पे पहुँचे थे तब उन लोगों ने वहाँ की कंडीशन देखी थी। और जब उन लोगों ने लैंसचैन और सॉन्गलैन को देखा था वो लोग तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। और तब डॉक्टर ने बताया था कि सॉन्गलैन को वहाँ पे लाने से पहले ही वो मर चुका है और लैंसचैन की कंडीशन बहुत ख़राब है और वो उसे ICU में एडमिट कर रहे हैं। और अब वो सभी इस बारे में पता करना चाहते हैं कि किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी कि लैंसचैन और सॉन्गलैन उस मिशन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे सब लोग बैठे हुए, मतलब लैंस हाउस में सब लोग बैठे हुए होते हैं, लैंस, जीन, जियांस, पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई होती है। फिर तभी नीमिंजू वहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं और वो लालमान जी के पास आते हैं और उनसे कुछ बोलते हैं। फिर लालमान जी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर नीमिंजू बोलते हैं कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन चेक की और मुझे हर जगह से सिर्फ यही बात पता चली। मैं
मैंने कई बार इस चीज़ को क्रॉस चेक किया है, मगर रिज़ल्ट वही वही निकला है, चाहे मैं जितनी बार भी चेक करूँ। फिर सब लोग मतलब वो लोग ये बात कर रहे होते हैं तो सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। फिर अगर किसी को भी उनकी बात नहीं सुनाई दे रही होती, वो लोग सिर्फ उन्हें देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पे मैमें आती है और उन लोगों से मतलब कि नीमिंजू से बोलते हैं कि आप यहाँ क्या बात करने आए, आप हम सबको भी बता सकते हैं। फिर नीमिंजू वहाँ पे आगे आते हैं और उन सबको बताते हैं उस पर्सन का नाम जिसने ये मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन लीक करी थी, वेंस तक पहुँचाई थी। लैन सिचन और सोंगलेन उस मिशन के लिए जा रहे हैं, और जब सभी उस पर्सन का नाम सुनते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर विंग खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, आप ये क्या कह रहे हैं। फिर नीमिंजू उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि विविशान, मेरे, सोंगलेन, लैंसिचन और लैनमाजी, इन चारों के अलावा, हम चारों के अलावा किसी को भी इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था सिवाय तुम्हारे। फिर मतलब विभीषण बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। फिर नीमिंजू बोलते हैं कि उस रात पार्टी में, जब सोंगलेन की इंगेजमेंट पार्टी थी, उस रात जब हम लोग इस मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त सिर्फ तुम थे जिसने हमारी बात सुनी थी। फिर विंग बोलते हैं तो क्या मैंने आप लोगों की बात सुनी थी, तो इसका मतलब ये तो ना कि मैं इस मतलब कि मैं आप लोगों की बात को वेंस को बताऊंगा। मैं क्यों बताऊंगा, मैं क्यों करूंगा ऐसा, आप बताइए मुझे क्या मिलेगा ये सब करके। फिर मतलब कि और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने लीक करी है। वो उससे बोल रहा होता है और उन सब की ओर देखते हुए बोल रहा है कि मैंने ये नहीं किया। वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स हर किसी की ओर देखता है और बोलता है कि मैंने ये नहीं किया, ये झूठ है। फिर नीमिंजू उसका हाथ पकड़ते हैं और उससे बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर बोलता है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, तो ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। और फिर वो कुछ मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन और फ़ोन्स और लैपटॉप उसके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है। फिर वो बोलता है ये तो मेरा फ़ोन है। फिर बोलता है हाँ ये तुम्हारा फ़ोन है, और बोलता है कि इस फ़ोन को चेक करो। फिर बोलता है कि मैंने इसकी कॉल डिटेल्स निकाली है और इसके मैसेज वगैरह निकाले हैं, ये देखो। फिर वो मतलब विंग उन सबको चेक करने लगता है। फिर बोलता है कि नहीं ये सब गलत है, मैंने ये सब नहीं किया। फिर बोलता है कि तुमने ये सब किया है, यहाँ तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रूफ दूँ, तो मैंने अब तुम्हें प्रूफ दिया है। अब तुम बोलो, अब तुम क्या करोगे। हैं तुम गलत हो, तुम ये मान लो तुमने ये सब किया है। क्यों किया तुमने ये सब। हाँ, सोंगलेन और लैंसिचन दोनों ही तुम्हें अपने भाई जैसा प्यार करते थे, अपने छोटे भाई जैसे मानते हैं, और तुमने क्या किया। फिर बोलता है कि वो दोनों मेरे दोस्त थे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, और आज तुम्हारी वजह से मेरा एक दोस्त इस दुनिया में नहीं है और दूसरा उस बेड पे पड़ा हुआ है। वो कब उठेगा वो किसी को पता तक नहीं। फिर बोलता है कि नहीं मैंने ये नहीं किया। फिर वो जैन के पास जाता है और उससे बोलता है कि जैन मैंने ये नहीं किया, तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे कुछ मैंने ये नहीं किया, तुम जानते हो जैन। फिर वो सिंचन से भी ये बोलता है कि सिंचन मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तुमसे तुम्हारे प्यार को क्यों छीनूंगा, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा, तुम मुझे बताओ मुझे ये सब क्या करके क्या मिलेगा। फिर मतलब कि मैम बोलती है कि क्यों नहीं मिलेगा, तुमने तो ये सब किया है। फिर वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि लैंसिचन का रिश्ता पहले तुम्हारे लिए आया था और तुमने तो उस शादी के लिए यस कर दी थी, तुम लैंसिचन से शादी करना चाहते थे। और फिर जब लैंसिचन ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दी, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे बड़े भाई से शादी करना चाहता है, तो तुमने पहले तो ऐसे दिखाया कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या मैं तुम्हें नहीं जानती, क्या हम लोग तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी फितरत है ये विभूषण, तुम्हें जो चीज़ पसंद आ जाती है तुम उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हो। क्या ये बात हम लोग नहीं जानते, पूरा कॉलेज, पूरी फैमिली, पूरे हर कोई ये बात जानता है कि तुम ऐसे पर्सन हो, तुम्हें जो भी चीज़ पसंद आती है तुम उसे पाने के लिए पागल हो जाते हो। और वही तुमने इस बार भी किया। जब तुमने देखा कि तुम्हें लैंसिचन पसंद आ गए थे, तो तुमने ये बात पार्टी में भी बोली थी जब तुम लैंसिचन और लैनमाजी से फर्स्ट टाइम मिले थे, तभी तुमने बोली थी कि तुम लैंसिचन को पसंद करते हो, तुम उनसे शादी करना चाहते हो। फिर विभूषण चिल्लाते हुए बोलता है कि वो बस एक मजाक था, मैंने जस्ट एक मजाक किया था, क्यों उस मजाक को सीरियसली लेके आप सभी बैठे हुए हो। हाँ, फिर बोलता है कि मैंने बस एक मजाक किया था, मैं लैंसिचन से प्यार नहीं करता, वो तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो ऐसा बोलता है चिल्लाते हुए, मगर कोई उसकी बात नहीं मान रहा होता है। फिर मैम बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, जब तुम्हें लगा कि लैंसिचन तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हारे बड़े भाई जियानचन से प्यार करते, तो तुमने सोचा कि जो चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती वो किसी और को कैसे मिल सकती है, और इसलिए तुमने ये सब किया। तुमने इस प्लान, जब तुम्हें एक मौका मिला तो तुमने इस प्लान के बारे में वेंस को बता दिया, और वेंस ने लैंसिचन की आज ही कंडीशन कर दी। और लैंसिचन तो थे ही, तुम्हें सोंगलेन के ऊपर भी तरस नहीं आया,
तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सिंचन का बॉयफ्रेंड था ना, उससे प्यार करता था, उसका प्यार था, तुमने उसके प्यार को भी उससे छीन लिया। फिर वो मतलब कि विभूषण उन जैनचन और सिंचन की ओर देखता है, बोलता है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो उन सब मतलब सबकी ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है। फिर वो लालवन जी की ओर देखता है और बोलता है कि वांजी मैंने ये नहीं किया, वांजी तुम मुझे जानते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा लेकिन मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुम्हारा फियोंसे हूँ, तुमसे मेरी इंगेजमेंट हुई, तुम मुझे जानते हो। फिर मतलब लानवान जी उसकी ओर देख रहा होता है, पर वो कुछ मतलब कि कुछ बोलने जाता ही है, पर तभी जैनचन बोलता है कि तुमने ये किया है। फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि तुमने ये किया है। फिर मतलब विंग उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है नहीं जैनचन मैंने ये नहीं किया। फिर बोलता है कि नहीं तुम ऐसी हो विंग, तुम ऐसी हो, तुम्हें जो चीज़ पसंद आ जाती है तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, हम सभी ये बात जानते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अगर लैंसचन पसंद थे तो तुम उससे शादी कर लेते। तुमने ये क्यों कहा मुझसे कि तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मुझसे शादी कर रहे हैं तुम मुझे बोल देते हैं, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने आज उनकी ये कंडीशन कर दी। फिर वो मतलब फिर सिंचन भी खड़ा होता है और बोलता है कि मतलब वो विंग का कॉलर पकड़ता है और उससे बोलता है क्यों, वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है क्यों विंग क्यों? तुम तो मुझे हमेशा अपने दोस्त कहते थे ना, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई जैसा हूँ, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे से मेरा प्यार छीन लिया, मेरे सॉन्गलैंड वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं क्या करूँ तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? क्या छोड़ा है तुमने मेरी लाइफ में? मैं जिस पर्सन से सबसे ज़्यादा प्यार करता था आज वो पर्सन मेरे साथ नहीं है, और जो भाई मुझसे सब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था आज वो एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को देख के मैं क्या कहूँ तुमसे? हाँ बोलो, क्या कहूँ मैं तुमसे? क्या कुछ छोड़ा है तुमने मेरे पास? बोलो, क्या कुछ छोड़ा है तुमने मेरे पास? फिर वो से बोलता है कि विभूषण हम एक वक्त पे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, सिर्फ इसी नाते तुमसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ और कभी भी हमारे सामने मत आना। मैं तुम्हारी शक्ल भी तक नहीं देखना चाहता विभूषण, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, चले जाओ हम सबकी ज़िंदगी से। वो उसे मतलब विभूषण को पकड़ता है और धक्के देके अपने घर से बाहर निकाल देता है और उससे बोलता है कि कभी भी इस घर पे मतलब इस जगह पे दोबारा मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं जब तुम्हारी शक्ल देखूँगा मुझे याद आएगा कि किस तरह तुमने मुझे हर्ट किया, किस तरह तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम हम सब के दुखों का कारण हो, निकल जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ऐसा बोल के वो डोर बंद कर देता है और बाकी सब लोग मतलब देख रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। ना ही कोई विंग के सपोर्ट में बोल पाता है और ना ही कुछ और बोल पाता है। और लैनवान जी सिर्फ सब देख रहा होता है और उसकी आंखों में कुछ था पर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो उस वक्त देखता रह गया था, कुछ कर नहीं पाया था कि वो जैनचन और सिंचन वो दोनों भी उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो उन दोनों ने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया है, एक तरह से खो ही दिया है। और वो इस वक्त विभूषण के सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोल सकता, इस वजह से वो चुप रह जाता है। और अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है, अब विन प्रेजेंट में होता है और फिर सोचता है कि लानवान जी, मैंने उस दिन तुम्हारी ओर भी देखा था, जानते हो क्यों? कि मेरी लास्ट ऑफ सिर्फ तुम थे उस वक्त। मैं देख रहा था, मैं चाहता था ये कहना तुमसे कि प्लीज़ रोक लो, मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे कहीं जाने से रोक लो, मगर तुमने नहीं रोका, तुमने कुछ भी नहीं किया। पर सच तो ये है कि मैं कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए तो 6 साल होने के बावजूद मैं कभी किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पाया। ऐसा नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौके मिले, मुझे लोग भी मिले जो मुझे प्यार करना चाहते थे, मुझे तुमसे भी ज़्यादा चाहना चाहते थे, मगर मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं दी, वो मौका नहीं दिया। फिर विभूषण सोचता है कि आखिर उस दिन घर से निकाल देने के बाद क्या हुआ था। अब फ्लैशबैक में आते हैं हम अगेन से, जब सिंचन ने विभूषण को घर से बाहर निकाल दिया था, तो विभूषण वहाँ से मतलब काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठा रहा था और वो बस देख रहा था उस दरवाजे की ओर जो बंद हो चुका है, जो पता नहीं विभूषण के लिए कभी खुलेगा भी या नहीं। फिर विभूषण वहाँ से खड़ा होता है और अपने कपड़ों को झाड़ता है और फिर बस चलता रहता है। वो जगह से बाहर निकल आता है और वो एक सड़क पे चल रहा होता है। वो कुछ भी नहीं सोचता, वो बस सोच रहा होता है कि अभी तक उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि विभूषण कोई लाचार बेबस ओमेगा है जिसे उसकी फैमिली ने छोड़ दिया तो उसके पास कुछ बचा नहीं या फिर कहीं जाने के लिए जगह नहीं बची। उसके पास आज भी सब कुछ है, वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी
उतनी ही शान शौकत और ऐसा आराम से जी सकता है, मगर वो ये सब नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे उसका सब कुछ छीन चुका है, उससे उसकी फैमिली छीन चुकी है, और अब वो कुछ भी नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास पहचान नहीं है, हाँ उसके पास जियान विषयान का नाम नहीं है, तो क्या हुआ, उसके पास अभी भी उसकी पहचान है। वो है सीन, जो पहचान उसने 14 साल की उम्र से बनाई है। वो सोचता है कि 14 साल की उम्र से ही उसने पेंटिंग ये सब करना शुरू कर दिया था, और इस वजह से उसके पास काफ़ी सारी इनकम भी है। वो उसके पास कमाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। वो चाहे तो आज भी अपने उन अंकल के पास जा सकता है, जो उसकी पेंटिंग के बदले उसे ना जाने कितने पैसे देते हैं। उसकी पेंटिंग को अलग अलग जगह पे सेल करते हैं, ऑक्शंस लगाते हैं। वो सोचता है कि वो वहाँ पे जाए, पर फिर वो सोचता है कि नहीं, अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, और अब उसे ये सीन नाम की पहचान भी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर उसने सब कुछ खो दिया है, तो आज उसने ये भी खो दिया। फिर वो ऐसे ही ये सब सोच के वहाँ से चल रहा होता है उस सड़क पे। वहाँ पे बारिश हो रही होती है, मगर वो कुछ भी ध्यान नहीं देता। उसने पूरे ब्लैक रंग के कपड़े पहने हुए थे, ऊपर से एक कोट डाला हुआ था ब्लैक रंग का, और वो चल रहा था बस, और वो कुछ भी नहीं ध्यान देता सड़क पे। पूरी सड़क खाली होती है। फिर वो चलते चलते एक जगह पे आ जाता है। फिर वो मतलब कि वहाँ पे अचानक से काफ़ी सारे अल्फाज आ जाते हैं, और वो विंग को देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी दिख रहा है इस वक्त इस बारिश में, और उसकी पूरी ड्रेस उससे चिपक गई है। हाँ, उसके ऊपर एक कोट है जिस वजह से उसकी मतलब कि बॉडी अच्छी तरह से दिख नहीं रही है, पर फिर भी जितनी दिख रही है वो उन अल्फाज को लस्टी करने के लिए काफ़ी है, और वो सभी विंग की ओर देख रहे होते हैं। विंग कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं है, उसी फाइटिंग इन सब मतलब कि अच्छे से आती है। उसने काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग ली है फाइटिंग की। फिर मतलब कि विंग उन लोगों की ओर देख रहा होता है, और वो चल रहा होता है, उन्हें इग्नोर कर देता है विंग, बिल्कुल भी उन लोगों पे ध्यान नहीं देता। पर वो सभी अल्फाज विंग के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होते हैं, और वो विंग को मतलब कि रोकते हैं और उससे बात करने लगते हैं, मगर विंग उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, और विंग उन लोगों की ओर गुस्से से देखने लगता है। फिर वो सभी अल्फाज विंग से मतलब कि विंग को पकड़ने लगते हैं, उसे लेके जाने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम हमारे साथ चलो ना, मतलब कि तुम्हें अगर कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम लोग तुम्हें इंजॉय कराएंगे, अपने साथ रखेंगे, ऐसे बोल रहे होते हैं। मगर विंग उन लोगों की बात सुन के हद से ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब एक पर्सन उसका हाथ पकड़ता है, तो विंग डायरेक्ट उसे बहुत ज़ोर से उसके पैर पे किक करता है, और फिर वो सभी अल्फाज बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये कैट तो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, और ये तो पंजा मारना भी जानती है, और ऐसे बोल रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फिर सब लोग मतलब विंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और विंग को पकड़ने लगते हैं, मगर विंग बहुत अच्छे से उन लोगों से फाइट कर रहा होता है। पर वो अल्फाज काफ़ी सारे थे, वो लगभग 10-12 अल्फाज थे, जो विंग विंग उन लोगों को इन लोगों को काबू नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो सभी मतलब कि विंग पे फाइट कर रहे होते हैं, उसे मार रहे होते हैं, और विंग भी अच्छे से उनसे फाइट करता है, पर वो सारे अल्फाज काफ़ी थे। फिर विंग उन लोगों से हारने लगता है, तो तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है, और वो उन लोगों से फिर फाइट करने लगता है। फिर विंग देखता है कि उसे मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पर्सन आया है, वो फाइट कर रहा है, तो विंग भी अगेन उन लोगों से फाइट करने लगता है। और फिर जब मतलब वो अल्फाज फिर हारने लगते हैं, तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कि मतलब कि वो लोग ऐसे नोकल अल्फाज थे, तो वो उन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई पंगा नहीं लेना था, कोई पुलिस की झमेले में नहीं पड़ना था। तो इस वजह से वो लोग वहाँ से फिर भाग जाते हैं उस विंग को छोड़ के। तो फिर विंग उस पर्सन की ओर देखता है जिसने उसकी हेल्प करी थी, वो एक अल्फ़ा था। फिर वो अल्फ़ा विंग के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर विंग नीचे बैठा हुआ होता है, फिर वो नीचे झुकता है और विंग के ऊपर अपना कोट डाल देता है, और उससे बोलता है कि इस तरह इतनी रात में एक ओमेगा का बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर विंग बोलता है कि नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, और फिर ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और वहाँ से चलने लगता है। फिर वो अल्फ़ा उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, इस दुनिया में हर किसी का घर होता है। और वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, पर तुम्हें देख के नहीं लगता मुझे कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुम तो काफ़ी मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरी फैमिली के लिए मैं मर चुका हूँ, और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसा बोल के वो आगे चलने लगता है। फिर मतलब वो पर्सन उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो फिर विंग को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे दूर करता है। फिर बोलता है कि दूर रहो मुझसे, उन अल्फाज से बचा ले, तो क्या अब
तुम मुझ पर चांस मारना चाहते हो। फिर वो पर्सन विंग को शांत करता है और उससे बोलता है कि रिलैक्स, शांत हो जाओ। जब तुमने उन 12 अल्फाज को इतनी देर तक हैंडल कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे फाइट करना तुम्हारे लिए ज़्यादा कोई बड़ी बात होगी। तो फिर वो विंग को शांत करता है और उससे बोलता है कि शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं भी उन अल्फाज की तरह तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। ये समझ लो कि गॉड ने मुझे इसी वजह से भेजा है, वरना देखो इस रास्ते से तो मेरा घर भी नहीं निकलता, मगर फिर भी मैं इस रास्ते पे आ गया। फिर वो उससे बोलता है कि ये समझ लो कि शायद गॉड चाहते थे कि मैं आज तुम्हारी हेल्प करूँ, तो मेरे हिसाब से गॉड ये नहीं चाहते होंगे कि मैं इस जगह पे तुम्हें अकेला छोड़ दूँ। तो फिर वो बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वैसे भी डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा घर पास ही में है, तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे और तुम एक नाइट वहाँ पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। तो फिर विंग बोलता है कि नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, अब मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता, और थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प करी। वो ऐसे बोल के जाने लगता है। फिर वो पर्सन अगेन उसे पकड़ता है, उसका हाथ पकड़ता है विंग का, और उससे बोलता है कि रिलैक्स, शांत हो जाओ। तुम चाहो तुम मुझे अपना बड़ा भाई भी बोल सकते हो, फिर तो तुम मेरे साथ चल सकते हो ना। फिर विंग बोलता है, भाई मेरा इस दुनिया में कोई भाई नहीं है। जब मेरे सगे भाइयों ने मुझ पर यकीन नहीं किया, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, जब उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, तो तुम तो एक अजनबी हो, फिर भी तुम मेरी बात क्या मानोगे? तुम मुझ पर ट्रस्ट क्या करोगे और मैं तुम पे क्या ट्रस्ट करूँ? तो फिर वो पर्सन बोलता है, ये भाई बट मेरी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कोई था पहले जो मुझे बहुत प्यार से गगा बुलाता था, मगर अब वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं है। वो पर्सन मुझसे बहुत दूर जा चुका है, और ज़िंदा है भी या नहीं मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें नहीं, पर मुझे तुम एक छोटे भाई या बहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे लिए सही तुम भाई पे ट्रस्ट कर सकते हो, तुम इस भाई पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैं अपनी लाइफ की उस पर्सन को तो नहीं बचा पाया था, मगर तुम्हें सेव कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा या फिर तुम पे कोई ऑर्डर नहीं चला रहा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, मैं तुम्हें इस कंडीशन में चाहकर भी अकेला नहीं छोड़ सकता, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। फिर विंग भी उसकी ओर देखता है और वो ओके बोल देता है। फिर वो पर्सन विंग को अपने साथ लेके जाने लगता है, और फिर वो पर्सन एक घर के सामने आके विंग खड़ा हो जाता है, और वो उस घर के लॉक को खोलता है और विंग को अंदर लेके जाता है। वो घर बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और उसके आसपास बहुत ही छोटा सा गार्डन भी होता है। फिर विंग अंदर आता है और वो पर्सन अंदर आके लाइट जला देता है। फिर विंग देखता है कि ये घर काफ़ी छोटा है, पर बहुत ज़्यादा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। फिर वो पर्सन विंग को एक जगह पे ला के खड़ा कर देता है, और वो अंदर जाता है और रूम से एक जोड़ी कपड़े लेके आता है, क्लॉथ्स लेके आता है। फिर वो विंग को पकड़ा देता है और उससे बोलता है कि तुम जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, एक हॉट बात ले लो, वरना तुम्हें फीवर हो जाएगा, तुम काफ़ी वक्त तक बारिश में भीजे हो। तो फिर विंग भी उसे नोट करता है, और फिर वो पर्सन विंग को वॉशरूम दिखा देता है और उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। फिर विंग अंदर जाता है, और फिर वो काफ़ी देर तक एक हॉट बात लेता है और फिर बाहर आता है। फिर वो पर्सन वो घर काफ़ी छोटा था, तो उसमें एक ही वॉशरूम था और 2 बेडरूम थे। तो फिर वो पर्सन भी जाता है और चेंज करके बाहर आता है, और फिर वो विंग को सोफे पे बैठने के लिए बोलता है। विंग सोफे पे बैठ जाता है, और फिर वो पर्सन विंग के लिए कुछ कुक करने लगता है, खाना बनाने लगता है। फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा बात कर रहा होता है विंग से खाना बनाते वक्त। वो उसे बोलता है कि तुम पता है, मेरा नाम है ना सॉन्गलैन है, तुम मुझे सॉन्ग गागा भी बोल सकते हो या फिर यांग गागा। तो फिर वो बोलता है कि तुम बताए, मैं ना इस घर में अकेला रहता हूँ, पर तुम्हें मुझसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में 2 रूम है, तुम एक रूम में सो जाना, मैं दूसरे रूम में सो जाऊँगा। फिर वो विंग से काफ़ी सारी बात कर रहा होता है, अपने बारे में बता रहा होता है कि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और उसके वो बोलते हैं कि मेरी एक छोटी बहन थी, पर अब वो मेरे साथ नहीं है। वो ये सब बोल रहा होता है और वो विंग से बात कर रहा होता है। फिर वो विंग से पूछने लगता है कि तुम बताओ, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बताया कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर विंग बोलता है मेरा नाम विंग है। तो फिर बोलता है ओह, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है। फिर बोलता है कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ। तो विंग उससे बोलता है कि नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। तो फिर सॉन्गलैन बोलता है कि शुयंग बोलता है कि मगर अभी तो तुमने कहा कि तुम अपनी फैमिली, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया, तो कोई तो तुम्हारी फैमिली में होगा। तो विंग को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है, और उससे बोलता है कि मुझे आपसे मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी। फिर शुयंग समझ जाता है, और वो उससे बोलता है कि रिलैक्स, शांत हो जाओ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पेरेंट्स
है भी या नहीं, मैं भी तो एक अबेंडेंट चाइल्ड हूँ। फिर बीइंग उस पर्सन मतलब उसकी ओर देखता है और फिर सुयंग बोलता है कि तुमने तो फिर भी तुम्हारी फैमिली ने इतने वक्त बाद अबेंडन किया है, इतने वक्त बाद छोड़ा है, मगर मुझे तो उसी वक्त छोड़ दिया था जब मैं 4-5 साल का था। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ मेरी एक छोटी बहन थी जो मुझसे 3 साल छोटी थी, मगर आज वो भी नहीं है। तो फिर विंग उसकी बात सुन रहा होता है और वो भी उसके लिए मतलब कि सैड फील करता है। फिर सोंगलेन उसके मतलब सुयंग उसके लिए खाना सर्व करता है और उसे खाने के लिए बोलता है। फिर विंग और सुयंग खाना खाते हैं और विंग मतलब सुयंग उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए रूम रेडी कर दिया, तुम जाओ और उसमें सो जाओ। फिर विंग भी ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर अब ऐसे ही वो नाइट बीत जाती है। विंग बहुत मतलब पूरी रात सो नहीं पाता, वो बस सोच रहा होता है कि इस वक्त क्या हुआ, और फिर यही सोचते हुए दिन हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब मतलब विंग उठता है तो फिर वो बोलता है कि थैंक यू, आपने मुझे अपने घर में रखा। सुयंग से बोलता है और उससे बोलता है कि अब मैं जाना चाहता हूँ। और उस वक्त सुयंग खाना बना रहा होता है। फिर सुयंग उससे बोलता है कि तुम जान चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? फिर बोलता है कि तुम कहाँ जाओगे, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुमने तो अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। फिर वो उसे ज़बरदस्ती बैठाता है और वो खाना खाने के लिए बोलता है, मगर विंग मना करता है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर सुयंग उसे बोलता है कि रिलैक्स, शांत हो जाओ, तुम खाना खाओ पहले और उसके बाद हम बात करेंगे। फिर सुयंग और विंग दोनों खाना खाने लगते हैं, ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद विंग बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो फिर मतलब सुयंग उससे बोलता है कि ठीक है, तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, मगर जाओगे कहाँ पे? तो फिर विंग बोलता है कि कहीं भी, मैं कहीं भी चला जाऊँगा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी मंजिल क्या है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा रास्ता जहाँ तक मुझे ले जाएगा मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो फिर सुयंग बोलता है कि रिलैक्स, देखो मुझे लगता है कि तुम्हारा रास्ता तो वो था जो तुम कल चल रहे थे, और मंजिल ये है जहाँ पे आज तुम हो। तो फिर विंग बोलता है क्या? तो फिर बोलता है हाँ, सी देखो, तुम बस एक अनजान रास्ते पे, एक अनजान सड़क पे चल रहे थे, तुम्हें कहाँ पता था कि गॉड तुम्हें मुझसे मिला देंगे, और मुझे भी कहाँ पता था कि गॉड मुझे तुम जैसे पर्सन से मिला देंगे। शायद ये गॉड का इशारा ही है कि तुम मेरे साथ रहो, और वैसे भी इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है, और मेरे साथ इस घर पे कोई और रहता नहीं है, मैं भी अकेला, तुम भी अकेला, तो तुम यहाँ पे रह सकते हो। बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई बन के यहाँ पे रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुमसे। तो फिर भी बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैंने कहा ना, मैंने कल ही आपसे कहा कि मुझे किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना, और आपने कल मुझसे कहा था कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, तो मुझे जाना है। तो फिर ऊपर से मतलब सुयंग उससे बोलता है कि विंग रिलैक्स, शांत हो जाओ, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम इस वक्त हद से ज़्यादा टूटे हुए हो, और मैं एक टूटे हुए पर्सन को इस तरह रास्ते पे अकेला नहीं छोड़ सकता। और कल तो तुमने देख ही लिया ना कि ये दुनिया कितनी क्रूअल है, यहाँ पे ओमेगास का अकेले रहना मतलब किसी हेल में रहने के बराबर है। फिर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस जगह पे अकेले रहो, प्लीज़ मुझे अपना बड़ा भाई समझो और एक बार यहाँ पे रहने के लिए एग्री कर जाओ। तुम्हें भी एक फैमिली मिल जाएगी और शायद मुझे भी, मैं भी काफ़ी वक्त से अकेले रह के थक चुका हूँ। तो फिर विंग जब सुयंग की ओर देखता है तो फिर वो फिर मना नहीं कर पाता और वो उसे एग्री कर देता है अपना सर हिला के। तो फिर सुयंग भी खुश हो जाता है और फिर वो उस मतलब कि विंग से बहुत सारी बातें करने लगता है। अब ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं, तो विंग ज़्यादा सुयंग से बात नहीं करता, वो बस मतलब कि वहाँ पे रहता है, काम करता है, अपना खाना खाता है, ब्रेकफास्ट करता है बस, और फिर सो जाता है, ये सभी करता है। और फिर मतलब कि विंग देखता है सुयंग को कि सुयंग काफ़ी मतलब कहीं जाता है, काम करता है और उसे चोट लग के आती है। वो हमेशा जब भी जाता है कई बार तो उसे हमेशा चोट लगती रहती है, और विंग उसकी मरहम पट्टी करता है। और विंग को थोड़ा बुरा भी लगता है कि सुयंग को हर बार चोट कैसे लग जाती है, सुयंग क्या काम करता है। और विंग देखता है कि सुयंग हद से ज़्यादा मेहनत करता है, वो प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग लेता है और फाइटिंग सीखता है, ये सब करता है। तो फिर विंग एक बार सुयंग से पूछता है कि सुयंग मतलब कि आप ऐसा क्यों करते हैं। वो अब सुयंग को यंग बोलने लगा होता है, तो फिर बोलता है कि यंग आप ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर सुयंग उससे बोलता है कि विंग मतलब तुम मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हो, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये बात बता सकता हूँ। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो फिर सुयंग उससे बोलता है कि विंग तुम्हें पता है कि ओमेगास की ट्रैफिकिंग के बारे में। तो फिर विंग बोलता है क्या? बोलता है हाँ, तुम्हें पता नहीं है, ये जो माफियाज़ होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। ये माफियाज़
ओमेगास की ट्रैफिकिंग करते हैं, ड्रग की ट्रैफिकिंग करते हैं। फिर वो बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो फिर शुयांग बोलता है कि हाँ, तुम्हें पता है मेरी एक बहन थी। तो फिर मतलब कि विंग बोलता है कि हाँ, आपने मुझे बताया है। तो फिर बोलता है कि तुम्हें पता है मेरी बहन बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। वो 15 साल की, बस 15 साल की थी उस वक्त। फिर वो विंग को एक फ़ोटो दिखाता है। तो फिर वो बोलता है देखो ये मेरी बहन थी। फिर विंग उस फोटो को देखता है। वो देखता है कि उसमें एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लड़की थी। उसके उसके पूरे घुंघराले बाल थे और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, बिल्कुल एक मतलब कि एक रैबिट की तरह। वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और उस मतलब कि उसने अपनी फिंगर्स को ऊपर भी, अपने हाथ को ऊपर करके 2 फिंगर भी दिखा रखी थी और उसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। तो फिर विंग बोलता है कि ये, फिर बोलता है कि हाँ ये मेरी बहन थी मिंग। फिर वो उससे बोलता है कि तुम पता है मैं सिर्फ उस वक्त 18 साल का था, तब मेरी बहन 15 साल की थी और उसे उसे कुछ लोग उठा के ले गए। मैं कुछ नहीं कर पाया अभी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। मैंने बहुत ढूंढा कि मेरी बहन कहाँ गई, क्या 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 हुआ उसके साथ। वो तो बस स्कूल गई थी भी। उसके बाद मुझे वो कभी मिली ही नहीं, कभी नहीं मिली। फिर मतलब कि स्वयं उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि वो अनाथ आश्रम में मतलब कि बड़ा हुआ है। फिर जब वो 18 ईयर का था तो वो आश्रम से बाहर निकल गया था अपनी बहन के साथ। और वो अपनी बहन की जिम्मेदारी उसने ले ली थी। और वो मतलब कि अपनी बहन के साथ वो हाई स्कूल कर रहा था और उसकी बहन मिडिल स्कूल में ही थी। और उसकी बहन जब स्कूल गई थी तब उसे कुछ लोगों ने उठा लिया था। और उसके बाद स्वयं ने बहुत कोशिश करी थी अपनी बहन के बारे में पता लगाने की। वो पुलिस स्टेशन में भी गया था, वो पुलिस से भी हेल्प करी थी, मांगी थी, मगर पुलिस ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। और उसकी बहन बस एक राज बन के रह गई। फिर स्वयं ने खुद तय किया कि वो खुद अपनी बहन का पता लगाएगा। और स्वयं ने बहुत ज़्यादा ढूंढा, सर्च किया और किसी तरह उसे पता चल गया कि उसकी बहन को माफियाज ने उठाया है ओमेगास की ट्रैफिकिंग के लिए। और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था उस वक्त। और तब से ही वो इन माफियाज के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब कि जो भी लड़कियों को उठाते हैं, बॉयज़ गर्ल्स ओमेगास को उठाते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं स्मगलिंग करने के लिए, वो उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। और वो ओमेगास मेल्स फीमेल्स को बचाने में हेल्प करता है। फिर विंग को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वो माफियाज से हमेशा से नफरत करता आया था। वो विंग को माफियाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसकी खुद की फैमिली भी माफियाज में के साथ काम करती थी, मगर फिर भी उस विंग को बिल्कुल भी माफियाज पसंद नहीं थे। और जब विंग ये बात सुनता है कि सुयंग की बहन को किस तरह माफियाज उठा के ले गए हैं और आज तक सुयंग को ये बात पता ही नहीं है कि उसकी बहन जिंदा भी है या मर गई। फिर विंग बोलता है कि सुयंग, मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करना चाहता हूँ। फिर सुयंग बोलता है क्या? बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुम खुद को ट्रेन करते हो तुम मुझे भी ट्रेन करो। मैं फाइटिंग सीखना चाहता हूँ। मैं कोई कमज़ोर डरपोक ओमेगा बन के नहीं रहना चाहता। फिर स्वयं बोलता है कि मगर तुम्हें तो काफ़ी अच्छी फाइटिंग आती है। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ मुझे आती है, मगर मुझे और भी ज़्यादा अच्छी फाइटिंग सीखनी है। ये मैंने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखी थी, मगर अब मैं सीखना चाहता हूँ दूसरों को बचाने के लिए। फिर स्वयं बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो ठीक है, पर इसमें जानकर रिक्स है, तुम जानते हो। फिर विंग बोलता है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्वयं। मैं अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी सब कुछ खो चुका हूँ और मैं अब ये गलत काम नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये सब हो। और मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब बहुत बहुत गलत बात है। और ओमेगास को इस तरह बेचा जा रहा है, मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। और अब मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करनी है। तो फिर स्वयं भी एग्री कर जाता है और उसे फाइट सिखाने लगता है। विंग को वो बहुत अच्छे से ट्रेन करता है स्वयं। और फिर जब स्वयं उसे ट्रेन कर लेता है तो फिर वो अपने एक मतलब कि उससे भी ज़्यादा हायर जिन्होंने उसे ट्रेन किया था वो उनके पास विंग को लेके जाता है। और विंग उनसे भी ट्रेनिंग लेता है। विंग काफ़ी उसने ट्रेनिंग ली थी, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग ली थी विंग ने तय कर लेता है कि अगर उसे इस नाली को साफ़ करना है, उसे इस कीचड़ को साफ़ करना है, तो उसे कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और इसलिए उसने स्वयं के साथ मिलकर तय किया जाता कि उसे अब माफिया वर्ल्ड में आना है। स्वयं ने पहले मना किया था कि नहीं, ये माफिया वर्ल्ड बहुत बहुत बुरा है। तो फिर विंग ने बोला था कि उसे इस गंदगी को साफ़ करना है और इस वजह से उसे इस गंदगी में उतरना होगा, उसे माफिया वर्ल्ड में कदम रखना होगा। फिर स्वयं ने भी मतलब कि एग्री कर दिया था। और इस रास्ते पे चलते हुए उसे विंग को मतलब कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी मुसीबत भी आई। और इस मुसीबत में काफ़ी अच्छे दोस्त भी विंग के बने। और उन दोस्तों की वजह से आज विंग यहाँ पे है। और जब विंग ने सब चीज़ पता लगाई थी तब उसे पता चला था कि
कहीं ना कहीं लेंस माफिया लीडर लेन वांजी के घर से ही कोई पर्सन है जो ये सब काम करा रहा है। ओमेगास की ट्रैफिकिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, इन सब में हेल्प कर रहा है। तो उसे जब ये बात पता चली थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था कि वो जानता है कि लेंस कैसे है, वो ये सब काम नहीं करते, तो फिर कोई और है इनके नाक के नीचे से जो ये सब काम कर रहा है। और ये बात सोच के विभीषण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उसे उस पर्सन के बारे में जानना था जो ये सब कर रहा है। और इसी वजह से वो शुएंग और आयन के साथ वहाँ पे लैन फैमिली में एंटर हुआ था, शुएंग का हस्बैंड बन के। और जहाँ तक रही आयन की बात, तो आयन विभीषण का अडॉप्टेड सन है। जब विभीषण ने इस माफिया वर्ल्ड में कदम रखा था तब उसने काफ़ी सारे ओमेगास को बचाया था, रेस्क्यू किया था, और उनमें से एक आयन की मदर भी थी। जब ओमेगास को विंग रेस्क्यू कर रहा था उस वक्त उन ओमेगास में आयन की मदर भी थी जिनकी डेथ हो गई थी। और आयन अपनी मदर के पास बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो आयन उस वक्त सिर्फ 3 साल का था। तब विंग ने आयन को देखा था और वो नहीं चाहता था कि आयन कहीं मतलब कि ऐसी अनाथों की ज़िंदगी जिए। इस वजह से विंग ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। फिर और इस वजह से विंग ने उसे अपना नाम दिया था वे आयन। और आयन उसे अपनी मदर मानता भी है और कहता भी है। फिर और यहीं से अब विंग का फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब विंग अपने प्रेजेंट में आता है और सोचता है कि मैं हर चीज़ छोड़ के आ गया पीछे, मगर आज तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाया लान वांजी, मैं आज तक तुम्हें नहीं छोड़ पाया। पता नहीं ये पहली नज़र का प्यार था या क्या, पर जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और वो प्यार धीरे धीरे सिर्फ बढ़ता गया, कभी कम नहीं हुआ। आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को ला नहीं पाया आज तक। अब मतलब कि यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है लानवान जी की ओर। और लानवान जी अपने बेड पे बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि आज क्या क्या हुआ। वो वीन के फेस को देख वीन के फेस के बारे में सोच रहा होता है वो वीन को याद कर रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, वीन, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार हुआ भी था या नहीं, पर मुझे बस इतना पता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुम मेरे ब्रदर की ओर देख रहे थे बार बार, मुझे नहीं पता कि तुम किसकी ओर देख रहे थे, मेरी ओर या मेरे ब्रदर की ओर, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं उस वक्त तुम्हारी ओर देख रहा था। और मुझे उसी दिन से मैं नहीं जानता प्यार था या नहीं, पर कुछ फीलिंग थी जो तुम्हारे लिए आ गई थी। और धीरे धीरे वो फीलिंग कब प्यार में डेवलप हो गई मुझे खुद को पता नहीं चला। और जब मुझे पता चला कि मॉम डैड तुम्हारा रिश्ता मेरे ब्रदर के लिए लेके आए, तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था। मुझे जेलसी हुई थी, फर्स्ट टाइम मुझे जेलसी हुई थी अपने खुद के ब्रदर से। और फिर जब ब्रदर ने ये बात कही कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो जैनचन से प्यार करते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। पर फिर बाद में मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझसे प्यार कर पाओगे, क्या तुम मुझ जैसे पर्सन से प्यार करोगे जो कम बोलता है, बात नहीं करता, लोगों का टच अवॉइड करता है, ऐसे पर्सन से क्या तुम प्यार करोगे? क्या तुम मेरे जैसे कोल्ड हार्टेड पर्सन से प्यार करोगे? मैं हमेशा यही सोचता था। मगर जब धीरे धीरे बात मतलब कि हाँ हमारी लाइफ आगे बढ़ी और जब मॉम डैड ने मेरे रिश्ते की बात तुमसे करी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। और जब तुमने यस बोली थी उस वक्त मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था कि मेरे दिल में क्या था। और हमारी एंगेजमेंट के दिन मैं हद से ज़्यादा खुश था, ओवर एक्साइटेड था, मगर जता नहीं सकता था कि मुझे नहीं पता था कि तुम उस वक्त क्या फील करो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फेस की ओर देख रहा था और जानना चाहता था कि क्या तुम खुश हो। पर मैं बस इसी बात से खुश था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो, मतलब कि मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ हो रही है और फ्यूचर में हमारी शादी भी होगी। मैं इसी बात से खुश था। फिर और जिस दिन तुम्हें घर से निकाला गया था उस दिन मैं तुम्हें रोकना चाहता था विंग। मैं सबसे लड़ना चाहता था, सबसे बोलना चाहता था कि मेरी विंग को कोई टच मत करो, मेरी विंग को कोई आँख उठा के मत देखो। मगर मैं कुछ नहीं कर पाया कि उस दिन मैंने भी अपने भाई की उस कंडीशन को देख के मैं टूट चुका था। मगर सच में मैंने उस दिन भी तुम्हें गलत नहीं समझा था विंग। मैं बस उस वक्त तुम्हारे लिए फ़ाइट नहीं कर पाया था, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं आज भी तुमसे सॉरी बोलता हूँ। प्लीज़ विंग, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, आई एम सॉरी। फिर ऐसा बोल के वो मतलब कि आँख बंद कर रखी होती है और वहीं पे सो जाता है।
अब ऐसे ही वो नाइट बीत जाती है। सब लोग आज मतलब पूरी रात हर कोई कुछ ना कुछ सोचता रहा था, जिन लोगों ने गलत किया था, जिन लोगों ने गलत देखा था, और जो लोग उस गलत में साथ दे रहे थे, वो सब लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं। उस दिन के बारे में सोचने लगते हैं जिस दिन उन सब ने विंग की किसी भी बात को सुने बगैर उससे मुंह मोड़ के चले गए थे। और आज वही विंग उन सब के सामने खड़ा है और उन सब से आंखों में आंखें डाल के सवाल कर रहा है, और विंग के सवालों के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब उन लोगों के पास नहीं है। ओके गाइस, आज की हमारी स्टोरी यहीं तक थी। अब ये फ्लैशबैक ख़त्म हो चुका है। कल से हमारी प्रेजेंट में स्टोरी चलेगी। और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेके आऊँगी। थैंक यू।